आई एम डॉक्टर सनिया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़। कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? कब्ज़ की वजूहात क्या हैं? कब्ज़ का इलाज क्या है? क्या कब्ज़ का इलाज एक दो दिन में मुमकिन है? घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप देकर अपने बच्चे को कब्ज़ से बचा सकते हैं या उसकी कब्ज़ ठीक कर सकते हैं? या ऐसी कौन सी मेडिसिन्स हैं जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए? ये और इस तरह के बहुत सारे सवालात के जवाबात मैं दूंगी आपको। आज रहेंगे मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं जी डॉक्टर सनिया, मैं हूँ आप सबकी डॉक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे वालिदैन को अपनी दुआ में याद रखें। इस दुआ के साथ मैं अपनी सेशन का आगाज़ करूँगी। जिधर भी रहें खुश रहें, सेहत के साथ रहें। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। कब्ज़ क्या है? सख्त पखाना करना। बच्चा सख्त पखाना करे, बेशक वो रोज़ कर रहा है या वो 4-4 दिन बाद कर रहा है या वो हफ्ते में एक बार कर रहा है या 2 हफ्तों के बाद कर रहा है, इसको हम कब्ज़ कहेंगे। अगर बच्चा सख्त पखाना नहीं कर रहा, 4 दिन के बाद पखाना कर रहा है लेकिन नरम कर रहा है, तो उसको हम कब्ज़ नहीं कहेंगे। ये चीज़ क्लियर कर लें। सख्त पखाने करने को कब्ज़ कहते हैं। नरम पखाना हफ्ते में एक बार भी करे तो भी इसको नॉर्मल लेते हैं। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में बिठानी है कि कब्ज़ किसको कहती हैं। हर माँ जो आती है और आके एक बात करती है कि बच्चे को कब्ज़ हुई हुई है, पूछो तो बताती है कि 4 दिन बाद क्या, लेकिन करता नरम है, पेट ठीक रहता है, ग्रोथ ठीक हो रही है। तो इसलिए इसको कब्ज़ नहीं कहना, सख्त पखाने को कब्ज़ कहना है। दूसरा सवाल ये कि कब्ज़ की वजूहात क्या हैं। कब्ज़ की ढेर सारी वजूहात होती हैं। कुछ बीमारियाँ भी कब्ज़ कराती हैं और कुछ नॉर्मल हैबिट्स ऐसी होती हैं, आदतें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से बच्चों को कब्ज़ होना शुरू हो जाती है। जैसे बच्चा, गोद का बच्चा है, वो दूध पीता है। अगर वो ये बच्चा डब्बे का दूध पिएगा या गाय भैंस का दूध पिएगा, तो ऐसे बच्चों को कब्ज़ होने के चांसेस होते हैं, इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अगर बच्चा चलने फिरने वाली उम्र में आ गया है, साल का हो गया, 1.25 साल का हो गया है, तो ऐसे बच्चों को कब्ज़ क्यों होती है? इसकी वजह ये होती है कि वो बच्चे अपना सारा सारा दिन चलते फिरते रहते हैं, खेलते दौड़ते रहते हैं और खाना पीना, फाइबर इंटेक उनका कम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कब्ज़ हो जाती है। अगर हम स्कूल गोइंग वाले बच्चे देखें जो स्कूल में जा रहे होते हैं, उन बच्चों में एक तो खाने की आदत चेंज हो जाती है। आपको टाइम से खाना नहीं मिल रहा होता, या बच्चे जो होते हैं ना इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं और खाना नहीं खा रहे होते, या दूसरा टॉयलेट ट्रेनिंग का मसला आता है, या वहाँ पे स्कूल में हेल्पर ना होने की वजह से बच्चे अपने पखाने को वॉलंटियरली जो है ना वो रिटेन कर लेते हैं, वॉशरूम में नहीं जाते, जिसकी वजह से कब्ज़ होना शुरू हो जाती है। वो इसके अलावा जो है ना थोड़े से बड़े बच्चे जो होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनमें भी फाइबर इंटेक का कम होना वजह कब्ज़ की बनता है। और कुछ और बच्चे जो जब जंक फूड ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ें भी बच्चों को कब्ज़ कराती हैं। एडोलेसेंस में इसकी और बड़ी वजूहात होती हैं। तो अगर इनमें से कोई वजह है कब्ज़ की, तो आपने इसको पहले आइडेंटिफाई करना है। वरना कुछ बीमारियां होती हैं जो कब्ज़ कराती हैं, लाइक हार्ट स्प्रिंग डिजीज़ होती है, सीलिक डिजीज़ होती है, हाइपोकैलीमिया होता है, हाइपर कैल्सीमिया इडियोपैथिक होता है, इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो कब्ज़ की वजह क्या है? क्या कोई बीमारी है या ये नॉर्मल आदत की वजह से है? इसको भी आपस में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। अगर इसके लिए अगर कोई बीमारी लगती है तो अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, कंसल्ट करें और वो आपको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करेंगे। अब जब कब्ज़ होना शुरू होती है तो उसके ये पूरा एक साइकिल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा पखाना करता है। उसका वो सख्त पखाना जब वो करता है तो उसको दर्द होती है। उस दर्द के खौफ से वो अगला पखाना रोक लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आंत का वो हिस्सा जिसे हम रेक्टम कहते हैं, जिसके अंदर पखाना जमा हो रहा होता है, वो फूलना शुरू हो जाता है। जैसे गुब्बारे में पानी डालें वो फूलना शुरू हो जाता है, ऐसे ही पोटी जब उसमें इकट्ठी होती रहती है तो वो आंत का हिस्सा फूल जाता है। अब जब ये आंत का हिस्सा फूल जाता है तो उसमें और पखाना इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फिर जब बच्चा इस पखाने को बाहर निकालता है, जोर लगाता है, तो फिर उसको दर्द होती है और समटाइम इस कदर दर्द होती है कि वहाँ पे कट भी लग जाता है और उसकी सेवेरिटी फिशर तक करा देती है। तो ये एक साइकिल बन जाता है। इस खौफ को ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी होता है। अब ये जो मैंने सारी कहानी आपको सुनाई है ना, ये सिर्फ इसलिए सुनाई है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि कब्ज़ का इलाज कैसे करना है। कब्ज़ का इलाज जहन में बिठा लें कि 1 या 2 दिन में नहीं होता। इसका इलाज दिनों से हफ्तों और हफ्तों से इवन महीनों तक चला जाता है, यानी इतना लंबा चलता है। इसमें हमने करना क्या होता है, हमने जो पखाना इकट्ठा हुआ होता है उसको एक दफ़ा पहले बाहर निकालना होता है। वो एक दिन में भी निकाल सकते हैं, वो 3-3 दिन भी लग सकते हैं।
जब एक दफ़ा इम्पैक्टेड स्टूल बाहर निकल आएगा, फिर उसके बाद जो आंत फूल चुकी है, उसके अंदर जो सेंसेशंस थी वो कमज़ोर पड़ चुकी हैं, उसके अंदर से भी पखाना, उसके भी साइज़ को वापस लाना ज़रूरी है। उसके साइज़ को कैसे वापस लाएंगे? नरम पखाना नरम करने वाली दवाइयाँ दे देकर। पखाना कर नरम करने वाली जो दवाई होगी, जो पखाना नरम करने वाले टोटके होंगे या जो खुराक होगी, जो फाइबर होगा, वो बच्चे की खौफ को ख़त्म करेगा, जिस खौफ से वो पखाना रोकता है, और वो पखाना नरम होकर निकलेगा। ये प्रोसीजर कम से कम हफ्ते ले लेता है। इसके बाद हमने जब ये आंत भी अपनी जगह पे वापस चली गई, अंदर वाला पखाना भी बाहर निकल गया, तो फिर हमने बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करना है, उसको तरीका सिखाना है कि अब आपने मज़ीद कब्ज़ नहीं होने देनी। अब बारी आ रही है कब्ज़ की ट्रीटमेंट पे जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। तो ये मेडिसिन हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहले हम घर वाली टोटके यूज़ करेंगे और दूसरा हम जो है ना हॉस्पिटल वाला यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि सख्त पखाने करने को कब्ज़ कहती हैं, और जब ये मसला 2 से 3 हफ्ते तक लगातार रहे तो हम इसको इलाज की तरफ चले जाते हैं। अब इस इलाज में घर में जो टोटके यूज़ करते हैं, इसमें पीस जो है ना वो बहुत मशहूर हैं। एक पी एप्पल वाला पी, एक पी पीस वाला, पियर्स वाला पी, और एक प्रोन जूसेस वाला पी। इनके जूसेस बना के आप दे सकती हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, इनके पीछे मैकेनिज्म ये होता है कि इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है और ये पखाने को इजीली बाहर निकाल देते हैं पतला करके। हम घर में ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम घर में हनी जो है ना सिरप वो बना सकते हैं। 2 चम्मच हनी लेते हैं, आधा कप पानी लेते हैं, हम हनी सिरप बच्चों को दे सकते हैं। अब मेडिसिन की बारी आती है, तो मेडिसिन में पहले याद रखें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया है, 3 हफ्ते से बच्चा सख्त पखाना है, नहीं कर पा रहा, तो अंदर इकट्ठा हुआ हुआ पखाना बाहर निकालना है। निकालने के लिए हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। हम पखाने वाले रास्ते के ज़रिए जो है ना वो या एनीमा यूज़ करते हैं या स्पोस्ट्रीज यूज़ करते हैं। एनीमा 3 साल से बड़े बच्चे में दिया जाता है। स्पोस्ट्रीज जो है ना वो हम किसी भी एज में दे सकते हैं, ये सेफ़ होती हैं। कोशिश करें इसको घर पर ना यूज़ करें, अपने डॉक्टर से पूछ के यूज़ करें या हॉस्पिटल की सेटिंग्स में जाके यूज़ करें। स्पोस्ट्री देने के लिए एक दिन में भी हम स्पोस्ट्री देकर पखाने को बाहर निकाल सकते हैं, और जो अंदर इकट्ठा ज़्यादा सारा पखाना होता है उसको दूसरे दिन और तीसरे दिन में भी जा सकता है, यानी कि 3 दिन तक हम स्पोस्ट्रीज दे सकते हैं या सेफ़ होती हैं। अब एक दफ़ा पखाना इम्पैक्टेड स्टूल था वो बाहर निकल गया। अब जो अंदर जो है ना सेंसेशन कॉलन उसकी रेक्टम की डिक्रीज़ हो चुकी हैं, उसकी साइज़ चेंज होने की वजह से, पखाना इकट्ठा होने की वजह से, उसको अपनी पोजीशन पे नॉर्मल लाना है। उसके लिए और बच्चे के दिमाग में जो खौफ बैठ चुका है कि सख्त पखाना करने से कोई दर्द होती है, उसको ठीक करने के लिए हम एक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं सिरप की फॉर्म में। मैंने बता दिया सिरप घर में भी जूसेस का भी बना सकते हैं, और सिरप मार्केट में जो आता है वो लैक्टोलोज शुगर है इसकी फॉर्म में आती हैं, प्रोन जूसेस के नाम से आती हैं सिरप्स। आप ये सिरप यूज़ कर सकती हैं। इसकी डोज आपका पीडियाट्रिशियन आपको एडवाइस कर देगा। आधी चम्मच से हम शुरू करते हैं और मैक्सिमम तक जाते हैं। इसका मकसद ये होगा कि बच्चे का जो पखाना है वो डेली बेसिस पे नॉर्मल आना शुरू हो जाए, पतला आना शुरू हो जाए, बच्चे को दर्द ना हो और उसका खौफ ठीक हो जाए। दोनों चीज़ें कर ली हैं। अब तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये कि जब आपने पखाने वाला स्टूल बाहर भी निकाल दिया, आंत भी उसकी जगह पे वापस जाना शुरू हो गई है, तो तीसरा चीज़ बड़ी ज़रूरी है टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग ये लाजमी करनी है। इसमें हमने ये करना है कि हर खाने के आधे घंटे के बाद बच्चे को वॉशरूम में लेके जाना है, उसके पॉटी सीट पे बैठाना है और उसको इनकरेज करना है कि वह स्टूल जो है ना उसको विद होल्ड ना करे और उसको बाहर निकाले। मेडिसिन जो हम बच्चे को स्टूल पतला करने की दे रहे हैं वो हमने देते रहना है। कब तक देते रहना है? जब तक उसकी कॉन्स्टिपेशन मुकम्मल तौर पे ठीक ना हो जाए। ठीक होने के भी कम से कम 2 दिन या 2 हफ्ते तक हम उस मेडिसिन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, साथ हमने क्या करना है, मेडिसिन के साथ हमने बच्चे की डाइट को इनकरेज करना है। हमने हाई फाइबर डाइट देनी है, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना है, छिलकों समेत माँ को कहना है धो के बच्चे को खिलाएं। अगर प्यूरी बना के दे रही हैं तो उसको ग्राइंड करके दें, लेकिन छिलका अंदर ऐड करें। इसबगोल का छिलका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना जंक फूड जो कब्ज़ की वजह बनती हैं आपने उसको भी अवॉइड करना है, और खुराक का इजाफा करना है। जो वजह मैंने शुरू वीडियो में बताई है जो कब्ज़ कराती हैं उन सारी वजहों से बचना है, वजूहात जो कराने वाली हैं उनसे बचना है। ये था मेरा आज का मुख्तसर सेशन। मट्टी का आपके बच्चे खाते हैं क्या? उनके पेट में कीड़े हैं क्या? उनको खून की कमी है? इसका क्या इलाज होगा ये बताऊंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आप सबकी डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें।